वर्तमान में एक एक दिन जिए। 1871 के वसंत में एक युवक ने एक पुस्तक उठाई और उसमें से 21 शब्द पढ़े। 21 ऐसे शब्द जिन्होंने उसके भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। वह मेडिकल स्टूडेंट मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में था और उसे यह चिंता सता रही थी कि वह परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं, और अगर वह पास हो भी गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। उस युवक ने 1871 में जो 21 शब्द पढ़े थे, उनकी मदद से वह अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया। वह ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बने, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उन्हें इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट की उपाधि प्रदान की। उनकी मौत के बाद उनके जीवन की कहानी बयान करने के लिए 1466 पृष्ठों के 2 बड़े खंडों की आवश्यकता पड़ी। उनका नाम था सर विलियम ऑसलर। यहाँ वह 21 शब्द दिए गए हैं जो उन्होंने 1871 के वसंत में पढ़े थे। थॉमस कार्लायल द्वारा लिखे 21 शब्द, जिनसे उन्हें चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद मिली। हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधले में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद जब सुहानी वसंत की रात को कैंप में ट्यूलिप्स लिख रहे थे, सर विलियम ऑसलर ने येल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लोगों को लगता है चूँकि वे 4 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का दिमाग होगा। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है और उनके अंतरंग दोस्त जानते हैं कि उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का है। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वह डे टाइट कंपार्टमेंट यानी एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल में भाषण देने से कुछ माह पहले सर विलियम ऑसलर एक बड़े समुद्री जहाज में अटलांटिका पार कर रहे थे। जहाज के कप्तान ने पुल पर खड़े होकर एक बटन दबाया और ये लो, मशीनों की आवाज़ हुई और जहाज के हिस्से एक दूसरे से तत्काल अलग अलग हो गए, यानी वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बन गए। डॉक्टर ऑसलर ने विद्यार्थियों को बताया, आप सब इस बड़े जहाज से अधिक अद्भुत रचना है और इससे भी अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और यह जान लें कि डे टाइट कंपार्टमेंट में रहना ही सुरक्षित यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाएं और देखिए कि आपके जहाज की दीवारें काम तो कर रही हैं। एक बटन दबाएं और अपने जीवन के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे के दरवाजे आपके अतीत का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, जिसमें मरे हुए कल दफन हैं। दूसरा बटन दबाएं और लोहे के दरवाजे से भविष्य को बंद कर दीजिए, जिसमें वह कल हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। अब आप आज के लिए सुरक्षित हैं। अतीत का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए, गुजरे हुए कल का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर मूर्ख लोग मौत के मुंह में समा गए हैं।
आने वाले कल के बोझ को अगर गुजरे हुए कल के बोझ के साथ आज के दिन उठाया जाए तो शक्तिशाली से शक्तिशाली भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी अतीत की ही तरह कसकर बंद कर दीजिए। आपका भविष्य आज है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन आज है, अभी। ऊर्जा की बर्बादी, मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं उस आदमी के कदमों का पीछा करती हैं जो भविष्य की चिंता करता है। इसलिए उन सभी दरवाज़ों को बंद कर दीजिए जो बीत चुकी हैं या आगे आने वाली हैं, और डे टाइट कंपार्टमेंट का जीवन जीने की आदत डालने के लिए तैयार हो जाएं। क्या डॉक्टर ओसलर के कहने का मतलब ये था कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो अपने उस भाषण में सिर्फ यह कह रहे थे कि आने वाले कल की तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर लगा दें। शायद यही वह इकलौता तरीका है जिससे आप भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर ओसलर येल के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वह ईसा मसीह की इस प्रार्थना से अपना दिन शुरू करें, हमें आज का भोजन प्रदान करो। ध्यान दें, प्रार्थना में सिर्फ आज का भोजन मांगा गया है। इस बात की शिकायत नहीं की गई है कि कल हमने जो रोटी खाई थी वह बासी थी। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि हे प्रभु, गेहूं की फसल जहां उगती है वहां कुछ समय से पानी नहीं गिरा है और हो सकता है कि अकाल पड़ जाए, तो फिर मुझे अगले साल रोटी कैसे मिलेगी? या हो सकता है मेरी नौकरी छूट जाए, हे प्रभु, तब मुझे भोजन कैसे नसीब होगा? नहीं, यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम सिर्फ आज के लिए ही भोजन मांगे, क्योंकि शायद आज का भोजन ही वह इकलौता भोजन है जो हम खा सकते हैं। सालों पहले एक गरीब दार्शनिक पथरीले इलाके में भटक रहा था जहां लोगों को अपना गुजारा करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। एक दिन एक पहाड़ पर भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो गई और उसने वह भाषण दिया जो शायद दुनिया में सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला भाषण है जो आज तक कभी भी कहीं भी दिया गया है। इस भाषण में 26 शब्द हैं जो सदियों से हमारे कानों में गूंज रहे हैं। आने वाले कल का कोई विचार मत करो, क्योंकि कल अपना विचार खुद कर लेगा। आज का दिन ही आज की बुराइयों के लिए काफ़ी है। कई लोगों ने ईसा मसीह के इन शब्दों को मानने से इनकार कर दिया है। आने वाले कल का कोई विचार मत करो। उन्होंने इन शब्दों को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह पूर्णतावादी सलाह है, जिसमें रहस्यवाद भरा है। ऐसे लोग कहते हैं, मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराना होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचाकर अलग रखना होगा, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी और तैयारी करनी होगी। सही है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। सच तो यह है कि ईसा मसीह के इन शब्दों का, जिसका अनुवाद 300 साल पहले किया गया था, आज वह अर्थ नहीं है जो सम्राट जेम्स के युग में था। 300 साल पहले विचार शब्द का अर्थ अक्सर चिंता होता था। बाइबल के आधुनिक संस्करण ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, निश्चित रूप से आने वाला कल का विचार कीजिए। हाँ, सावधानी पूर्वक विचार कीजिए, योजना बनाएं, तैयारी कीजिए, परंतु चिंता मत कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
हमारे सेनापति आने वाले कल के लिए योजना तो बनाते थे, परंतु उनके पास चिंतित होने का समय नहीं था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल अर्नेस्ट जे किंग ने कहा था, मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ हथियार दे दिए हैं, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाई है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर कोई जहाज़ डूब गया है, एडमिरल किंग ने आगे कहा, तो मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अगर वह डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते हुए कल की समस्याओं पर चिंतित होने के बजाय आने वाले कल की समस्या पर काम करने में अपने समय का बेहतर शुद्ध उपयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इन बातों की चिंता करने लगूँ तो मैं ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगा। चाहे युद्ध हो या शांति, अच्छे और बुरे सोच में सबसे बड़ा फ़र्क यही है। अच्छा सोच कारण और परिणाम के बाद में विचार करता है, वह इसकी योजना तार्किक तथा रचनात्मक होती है। बुरा सोच अक्सर तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन जाता है।